नमस्कार और स्वागत है आप सभी का शिक्षा रिडिफाइनिंग एजुकेशन के आज के इस सेशन में। दोस्तों, शिक्षा रिडिफाइनिंग एजुकेशन के बैनर तले पहली बार प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए हम लोग नया बैच तैयार कर रहे हैं और ये जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए नया बैच तैयार करवाया जा रहा है, इस बैच में मैं आपको उत्तराखंड और शिक्षण अभिरुचि ये दो विषय पढ़ाऊंगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि के बारे में। और जैसा कि आप सभी लोगों ने सिलेबस इसका चेक कर लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि शिक्षण अभिरुचि के अंदर पहला जो सिलेबस में टॉपिक दिया है वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है। अब अमूमन अगर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए, जैसे बीएड और अन्य परीक्षाओं में अगर हम शिक्षण अभिरुचि में देखते हैं तो वहां भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है वो आपकी प्राचीन काल की, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक कालीन तीनों प्रकार की भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में प्रश्न पूछता है। लेकिन क्योंकि जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस का प्रकार कुछ इस तरीके का है कि वहां पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पूछी गई है। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर क्या अमुक परिवर्तन होते हैं, या फिर भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत किन किन आयोगों का गठन होता है भारतीय शिक्षा में सुधार करने के लिए। तो ऐसे में सबसे पहला जो आयोग हमारे पास बनता है, इस आयोग का नाम होता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था, इसलिए इसको ही हम लोग राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। बहुत कॉमन सी बात है, राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो जरा समझना, यहाँ पर कुछ बिंदुओं के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यानी सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस बारे में क्यों हमें जरूरत पड़ी, जबकि अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने भारत में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बहुत विकास किया, ये उनके अनुसार था। तो फिर हमें क्यों आवश्यकता पड़ी भारत में एक विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग बनाने की, पहली बात। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, इस विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग का उद्देश्य क्यों था, क्या उद्देश्य था इस आयोग के गठन का। और तीसरी हम लोग बात करेंगे कि इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के बाद ये आयोग जब अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा तो अपनी सबमिटेड रिपोर्ट में ये किन किन चीजों की सिफारिश करेगा। और इसी बिंदु के साथ हम ये देखने की भी कोशिश करेंगे कि सरकार के द्वारा इनकी कौन कौन सी सिफारिशें मान ली जाती है और इन सिफारिशों के मानने का भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत विश्वविद्यालयी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आज का हमारा जो पूरा लेक्चर है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले अगर बात करें कि भाई क्यों हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालयी शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी, या विश्वविद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी, या क्यों हमने इस विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव लाया, क्यों हमें इसके गठन की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले इसके लिए आपको स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व थोड़ा सा पहले जाना होगा। और स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो आयोग बने थे भारत में भारतीय शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए, ऐसे आयोगों में अगर हम किसी एक आयोग को भी उठा लें, जैसे आप जानते हैं कि भाई भारतीय शिक्षा में परिवर्तन करने वाला सबसे बड़ा जो आयोग माना जाता है उसको हम वुड का आयोग मानते हैं, वुड डिस्पैच। अब वुड डिस्पैच के अंतर्गत देख लो या मैकाले के घोषणा पत्र के अंतर्गत देख लो, प्रत्येक जगह पर हमें क्या देखने को मिला कि अंग्रेजों ने भारत में भारतीय भाषा का माध्यम जो है, भारतीय शिक्षा के अंतर्गत जो भारतीय माध्यम है, भारतीय भाषा का जो माध्यम है, उसको लगभग समाप्त कर दिया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा पर ज्यादा जोर दिया। तो अंग्रेजी भाषा पर ज्यादा जोर देना कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसकी वजह से भारतीय भाषाएं, चाहे उसमें हिंदी हो या फिर अन्य भारतीय भाषाएं हो, इन भारतीय भाषाओं का विकास नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमें एक ऐसे आयोग का गठन करना आवश्यक था जो आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा में कुछ ना कुछ परिवर्तन करे। चलो, एक तरफ तो हमने बात कर दी भाषा के आधार पर। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजों ने भारत में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का विकास किया, उस शिक्षा व्यवस्था में वो अपना एक पॉइंट बोलते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा आवश्यक है। यानी शिक्षा जो है वो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होनी चाहिए। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
हमें इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि भारत के अंदर हमें ये जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है बहुत अच्छा है, संविधान के अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। या फिर जो हमारे धार्मिक नेता थे, चाहे जैसे महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी है, आपने इनको सिलेबस से हटा दिया है, तो इनका भी सिलेबस में ऐड होना बहुत आवश्यक है, ताकि इनके चारित्रिक गुणों को पढ़ करके एक जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का चारित्रिक विकास हो सके। ये दूसरा उसके अंदर पॉइंट था। तीसरा क्या कर दिया, अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर जो अपना प्रभाव डाला, उस प्रभाव के अंतर्गत इन्होंने क्या कर दिया है, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का भारत में विकास किया हुआ था जिस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी प्राप्त करना था। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास कुछ इस प्रकार से किया कि शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने सिर्फ क्या बना दिया कि भारतीय छात्र शिक्षा प्राप्त करे और उसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही प्राप्त कर सके, उसके चारित्रिक गुणों का विकास ना हो, उसमें सांस्कृतिक तत्वों का समन्वय ना हो, उसका मानवीय विकास का गुण ना हो, वसुधैव कुटुंबकम की नीति ना हो। ये सारे के सारे ड्रॉबैक जो है स्वतंत्रता के पश्चात भारत के अंदर भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सारे ड्रॉबैक हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से हमें स्वतंत्र भारत के अंदर विद्यालयी या विश्वविद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी। और तब 4 नवंबर 1948 ईस्वी को 4 नवंबर 1948 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया। मैं एक बार रिपीट करता हूं, आपसे प्रश्न पूछा जाए विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, आप कहेंगे 4 नवंबर 1948। विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी, आप कहेंगे 10 थी। और इस विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आप कहेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इस विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये जो विश्वविद्यालयी आयोग है, इसके गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक अपना प्रभाव डाल दिया था। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला। उस नकारात्मक प्रभाव में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट आए जिसके बारे में मैं अभी तक डिस्कस कर रहा था। तो इस वजह से हमें आवश्यकता पड़ी कि हम भारत के अंदर स्पेशली विश्वविद्यालयी शिक्षा को फिर से गठित करें। यानी अगर मैं एक लाइन में कहूं कि विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था, तो मैं कहूंगा इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयी शिक्षा का पुनर्गठन करना था। एक बार फिर से हम विश्वविद्यालयी शिक्षा को पुनर्गठित करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयी शिक्षा का पुनर्गठन करना था। आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लो प्रश्न आपके पास आ गया कि मुदालियर आयोग बना, तो मुदालियर आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था, तो मुदालियर आयोग के गठन का उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करना। और अगर पूरा लाइन हम लोग बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, भारत में जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है, इस विश्वविद्यालयी शिक्षा के गुण दोषों का पता लगाए। क्या अच्छी बातें हैं इसके अंदर, क्या गंदी बातें हैं इसके अंदर, तो जो इसके दोष हैं उनकी जांच करो। उनकी जांच करने के बाद आप कुछ सुझाव प्रस्तुत करो। 10 सदस्य है इसके अंदर, और ये 10 सदस्य जो है अपना सुझाव प्रस्तुत करो। भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके लिए आप अपने सुझाव प्रस्तुत करो, और फिर सरकार की मर्जी है कि आप उन सुझावों में से कितने सुझावों को मानते हो। तो उद्देश्य का गठन क्या था, उद्देश्य का गठन था विश्वविद्यालयी शिक्षा का पुनर्गठन करना। और कब ये आयोग गठित किया जाता है, तो इस आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 ईस्वी के अंदर होता है। ये आयोग सरकार को अपनी रिपोर्ट अगस्त 1949 में सबमिट करता है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अगस्त 1949 में दी, और उस 1949 की जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसके अंदर कुछ सिफारिशें करी, और वहां से जो है पेपर में प्रश्न आना बहुत स्वाभाविक है। किस आयोग के क्या सिफारिशें थी, किस आयोग में क्या चीज महत्वपूर्ण थी, उसको समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड पर चलते हैं कि कैसे कैसे करके इस आयोग का गठन किया गया। ठीक, जब इस आयोग के गठन की हम लोग बात करें तो आप जानते हैं कि भारत के अंदर एक बोर्ड बनाया गया था। अब ये जो बोर्ड भारत में बनाया गया था, प्राचीनतम इतिहास के अंदर हम लोग बोर्ड का नाम था CABE। CABE का मतलब था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। क्या कह रहा हूं, जरा फिर से मैं रिपीट करता हूं कि भारत में एक बोर्ड बनाया गया था जिस बोर्ड का नाम था CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जरा ध्यान देना,
ये एक प्रकार का एडवाइजरी बोर्ड था। एडवाइजरी का मतलब होता है सलाह देने वाला बोर्ड। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देने वाला जो सबसे पहला बोर्ड था वो यही है, CABE। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देने वाला प्रथम बोर्ड जो है वो CABE था, जिसको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। इस CABE की स्थापना 1920 में हो गई थी। इसकी जो स्थापना है वो 1920 ईस्वी के अंदर हो गई थी, लेकिन आर्थिक कारणों की वजह से इस CABE को 1923 में बंद कर दिया गया, लेकिन स्थापना तो 1920 ईस्वी के अंदर हो गई थी। और वर्तमान में आधुनिक स्वरूप में जो CABE हमारे पास है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हमारे पास है, उसकी स्थापना 1935 में होती है। वर्तमान जो CABE है इसकी स्थापना 1935 ईस्वी के अंदर होती है। अदरवाइज शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देने वाला भारत का सबसे प्राचीनतम या पहला जो बोर्ड था वो CABE हुआ करता था, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ एक और बोर्ड था, उसको बोलते IUBE। IUBE का मतलब होता है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसको नाम दिया जाता है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और यही जो IUBE है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, यही बाद में किस नाम से जाना जाता है? भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नाम से जाना जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नाम से इसको बाद में जाना जाने लगा। ये 1925 में बन गया था। तो साफ है कि चाहे इंटर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे एजुकेशन एडवाइजरी की बात हो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे पास दो बोर्ड ऐसे थे। जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे पास दो बोर्ड ऐसे थे जो एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में हमें एडवाइस कर सके। 1947 में देश की आजादी के बाद CABE और IUBE की सिफारिशों पर, इन दोनों की सिफारिशों पर आपसे प्रश्न पूछा जाए विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग का गठन किसकी सिफारिशों पर हुआ, तो फिर आप कहेंगे CABE या फिर IUBE की सिफारिशों पर इस बोर्ड का, इस आयोग का गठन किया गया। इन दोनों बोर्डों ने एक सिफारिश सरकार के सामने अपनी प्रस्तुत करी कि भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन होना आवश्यक है, या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों बोर्डों के द्वारा भारत सरकार के सामने यह सिफारिश प्रस्तुत करी गई कि भारत में विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन बहुत आवश्यक है। और तब तत्कालीन जो हमारे शिक्षा मंत्री होते थे अबुल कलाम आजाद, उनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा सम्मेलन बुलाया गया और उस शिक्षा सम्मेलन में भारत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा का पुनर्गठन आवश्यक है और एक 10 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसको कि हम विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग, या क्योंकि इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसलिए इस आयोग को हम राधाकृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। ये हमने बात करी राधाकृष्णन आयोग के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या था इसका परिचय। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस आयोग के अंदर कोई चीज होगी तो वो ये होगा कि इस आयोग के अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, मतलब कौन कौन से वो सुझाव थे जो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा सरकार को दिए गए और उनमें से कितने सुझाव जो है वो सरकार ने मान लिए। सबसे पहले आप ध्यान रखना कि ये जो विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग था या फिर राधाकृष्णन आयोग था, इस राधाकृष्णन आयोग के द्वारा सरकार को 13 विषयों पर सुझाव प्रस्तुत किए गए। कितने विषय थे जिन पर कि इन्होंने सरकार को सुझाव प्रस्तुत किए? तो 13 ऐसे पॉइंट थे जिस पर कि इन्होंने सरकार को अपने सुझाव प्रस्तुत करे। हम 13 के 13 पॉइंट तो यहां पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि यहां पर सारे उन प्रमुख विषयों के बारे में बात करी जाए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला विषय राधाकृष्णन आयोग के द्वारा जो सबसे पहला विषय जिस पर सरकार को सुझाव दिया गया वो था शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको क्या बताया कि भाई ब्रिटिश काल में भारत में ब्रिटिशर्स ने शिक्षा व्यवस्था में इतने परिवर्तन कर दिए थे कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ एक रह गया था और वो था सिर्फ नौकरी प्राप्त करना। यहां पर जो सिफारिश अपनी प्रस्तुत कर रहा है राधाकृष्णन आयोग, इसमें इन्होंने क्या कहा कि भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा में ऐसा परिवर्तन हो कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो मात्र विद्यालयी शिक्षा तक केंद्रित ना रहे, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य एक छात्र का चारित्रिक विकास करना हो। सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया कि शिक्षा के साथ छात्र का चारित्रिक विकास बहुत आवश्यक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए कि इस शिक्षा में सांस्कृतिक तत्वों का समन्वय हो ताकि छात्र का शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी हो सके।
विश्वविद्यालयी शिक्षा में सांस्कृतिक विकास की बात सबसे पहले किसने कही? तो आप कहोगे राधाकृष्णन आयोग के द्वारा कहा गया। सबसे पहले चारित्रिक विकास की बात किसके द्वारा कही गई? तो आप कहोगे राधाकृष्णन आयोग के द्वारा करी गई। तीसरी बात इन्होंने कहा कि इस प्रकार की शिक्षा भारत के विश्वविद्यालयों में प्रदान करी जाए जो कि वसुदैव कुटुंबकम की नीति पर आधारित हो। वसुदैव कुटुंबकम की, संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मान करके चले, ऐसे छात्रों का हम निर्माण करें। वो जो पहले से चली आ रही, ब्रिटिश काल से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ ये कहते हैं कि एक ऐसे छात्र का हम निर्माण करें जिसके अंदर मानवीय गुणों का भी समावेश हो। पहले उसको इंसान तो बनाओ, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसको इंसान तो बनाओ, उसके अंदर मानवीय गुणों का समावेश होना आवश्यक है। वसुदैव कुटुंबकम की नीति पर कार्य करेंगे। छात्र को शिक्षा के साथ उसके अंदर सांस्कृतिक विकास की भी बात करी गई और साथ ही साथ चारित्रिक विकास की भी बात करी गई। ये पहला विषय था जिसके ऊपर ये आयोग जो है अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप रहा है। ठीक, दूसरा विषय बड़ा इंपॉर्टेंट था और यहां से कुछ प्रश्न पेपर में बन भी सकते हैं, शिक्षक की समस्या। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग कहें इनमें से कोई, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ सकता है, शिक्षक की समस्या। क्या इसके अंदर बोला गया दूसरे विषय के अंतर्गत? राधाकृष्णन आयोग कहता है कि भारत में जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, जरा ध्यान से समझना, पेपर में यहां से कहीं वन लाइनर प्रश्न आपके पास पूछा जा सकता है। राधाकृष्णन आयोग ने भारत में शिक्षण स्तर गिरने का कारण शिक्षक को माना। आपसे प्रश्न पूछा गया, राधाकृष्णन आयोग ने भारत में शिक्षण स्तर के गिरने का कारण किसे माना, निम्न में से किसे माना? तो फिर आंसर होगा शिक्षक को माना। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो इन्होंने कहा कि भारत में शिक्षण की सबसे बड़ी जो समस्या है वो शिक्षक है, और कारण इसका क्या दे रहे हैं? क्योंकि शिक्षक का तत्कालीन, उस समय की बात कर रहे हैं, आज से मत जोड़ देना इसको, 1948 की बात कर रहे हैं। 1948 में राधाकृष्णन आयोग क्या कहता है कि शिक्षण स्तर के गिरने का सबसे बड़ा कारण है शिक्षक। उसका कारण क्या दिया इन्होंने कि एक शिक्षक का अपने विषय पर पूर्णतया अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश काल में इसी प्रकार के शिक्षक तैयार करवाए जा रहे थे। एक शिक्षक का अपने विषय पर पूर्णतया अधिकार नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा कि शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या जो है वो शिक्षक है। और इसका ये क्या सुझाव दे रहे हैं कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है? तो इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण, यानी सर्वप्रथम आयोग है जो शिक्षक प्रशिक्षण की बात करता है। सबसे पहला आयोग जिसने शिक्षक प्रशिक्षण की बात करी कौन सा था? तो आप कहेंगे राधाकृष्णन आयोग। लेकिन कौन सी शिक्षा में वो इंपॉर्टेंट होगा भैया? विश्वविद्यालयी शिक्षा में, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के लिए हमें मुदालियर आयोग पढ़ना है। माध्यमिक शिक्षा में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं सबसे पहली बार उसके लिए मुदालियर आयोग है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालयी शिक्षा की बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम शिक्षक प्रशिक्षण की बात किसके द्वारा करी गई? तो आप कहेंगे राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग के द्वारा करी गई। इसके अलावा सबसे पहला आयोग है राधाकृष्णन आयोग जिसने शिक्षकों का विभाजन किया। शिक्षकों का विभाजन सबसे पहले किसने किया? अलग अलग कैटेगरी में शिक्षकों को विभाजित कर दिया। इन्होंने कहा शिक्षकों के एक वर्ग को प्रोफेसर के नाम से जाना जाएगा, शिक्षकों के दूसरे वर्ग को रीडर के नाम से जाना जाएगा, और निचले स्तर पर आएंगे तो शिक्षकों के तीसरे वर्ग को लेक्चरर के नाम से जाना जाएगा, और शिक्षकों के चौथे वर्ग को इंस्ट्रक्टर के नाम से जाना जाएगा, इंस्ट्रक्टर के नाम से जाना जाएगा। तो सर्वप्रथम शिक्षकों का विभाजन किस आयोग के द्वारा किया गया? विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग के द्वारा किया गया। या फिर प्रश्न आपसे पूछा गया, विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग ने शिक्षकों को कितने भागों में विभाजित किया, कितने वर्गों में विभाजित किया? आप कहेंगे 4 वर्गों में विभाजित किया। साथ ही साथ ये राधाकृष्णन आयोग सरकार के सामने ये सुझाव भी प्रस्तुत करता है कि शिक्षकों के रिटायरमेंट की जो उम्र है उसे 60 वर्ष कर दिया जाए। तो शिक्षकों की रिटायरमेंट की जो उम्र है उसे 60 वर्ष करने का सुझाव भी सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया। हाँ, प्रोफेसर के लिए इन्होंने कहा कि प्रोफेसरों के लिए जो रिटायरमेंट की एज है वो 64 हो, 64 वर्ष हो, लेकिन जनरली और जो बाकी के शिक्षक हैं उन शिक्षकों के लिए रिटायरमेंट की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो कहा 60। तो 2 प्रमुख विषयों पर हमने बात करी। तो चलिए इन 2 विषयों के अलावा अब आते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा सरकार को और किन विषयों पर सुझाव दिया गया। अगला जो विषय जिस पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग जो है सरकार को सुझाव प्रस्तुत कर रहा था वो था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का पाठ्यक्रम।
अगला जो टॉपिक था वो था पाठ्यक्रम। राधाकृष्णन आयोग के द्वारा सरकार के सामने ये सुझाव प्रस्तुत किया गया कि विज्ञान और कला के साथ साथ, जो विज्ञान और कला है इसके साथ साथ सामाजिक विषय के जो टॉपिक है इसको भी विश्वविद्यालयी शिक्षा में ऐड किया जाए। कला और विज्ञान वर्ग के अलावा सामाजिक विषय के, सामाजिक अध्ययन जो होता है, जीएस जो हमारा है, इस सामाजिक अध्ययन के विषयों को भी शिक्षण के पाठ्यक्रम में ऐड किया जाए। इसके अलावा ये विश्वविद्यालयी आयोग जो है वो ये कहता है कि स्नातक जो है वो 3 वर्ष का होना आवश्यक है, और स्नातकोत्तर जो है, स्नातकोत्तर की उपाधि या डिग्री जो है वो छात्र को स्नातक कंप्लीट होने के 2 वर्ष के बाद दी जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ये एक प्रश्न हो सकता है जो थोड़ा सा कठिन मैं इसको मानूंगा, कि अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 3 वर्षीय स्नातक की सिफारिश किस आयोग के द्वारा करी गई, तब तो आप कहोगे राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। लेकिन यदि स्वतंत्रता के बाद नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले 3 वर्षीय स्नातक की सिफारिश किसके द्वारा करी गई, तो वो स्वतंत्रता से पहले एक आयोग बन गया था, सार्जेंट आयोग। तो सार्जेंट आयोग में भी स्नातक जो है वो 3 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा, इस बात की सिफारिश करी गई थी। तो पाठ्यक्रम ये अगला विषय था जिसके ऊपर राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है वो बात करता है। अगला विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है धार्मिक शिक्षा। अंग्रेजों ने भारत में धर्मनिरपेक्षता के आधार पर शिक्षा व्यवस्था के विकास पर जोर दिया था, लेकिन राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का समावेश हो, इस बात पर जोर दिया। ध्यान से समझना, विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग या फिर राधाकृष्णन आयोग जो था, इस आयोग ने कहा विश्वविद्यालयी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का भी समावेश होना चाहिए। जरा इसको डिस्क्राइब करते, क्या इसमें बोला गया कि जो स्नातक का प्रथम वर्ष होगा, स्नातक के प्रथम वर्ष में जितने भी हमारे पास धार्मिक नेता हुए हैं, उन धार्मिक नेताओं के चारित्रिक जीवन का अध्ययन करना आवश्यक होगा। ऐसा बोला गया किसमें, इस विषय के अंतर्गत। बोला कि हम धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो शिक्षा है, जो शिक्षा व्यवस्था चलती हुई आ रही है, उसका इन्होंने विरोध किया। अभी पहले की बात कर रहे हैं, आगे जाकर के क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन धार्मिक शिक्षा को भी अपने इसके अंतर्गत इन्होंने जोड़ा। अगला जो विषय था वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था, और वो था ग्रामीण विश्वविद्यालय। अगर आपसे पूछा जाए कि किस आयोग ने अपनी सिफारिशों में ग्रामीण विश्वविद्यालयों के गठन पर जोर दिया, तो उस आयोग का नाम था राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग का कहना था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अधिकांशतया जो यहाँ की जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, और गांवों के विकास के लिए, क्योंकि गांव का विकास होगा, गांव में शिक्षा का विकास होगा, तो ही भारत में शिक्षा का विकास होगा। इसके लिए राधाकृष्णन आयोग सिफारिश कर रहा है कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों का गठन हो। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा आयोग था जिसने ग्रामीण विश्वविद्यालयों के गठन की बात करी थी, तो उस आयोग का नाम था राधाकृष्णन आयोग। इसके अलावा राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा का माध्यम क्या हो, इसके बारे में भी एक बात कह दी है कि शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषा भी होना चाहिए। लेकिन जोर किस पर दे रहे हैं, भारतीय भाषाओं पर। जैसे अंग्रेजों ने कहा था कि हायर एजुकेशन का जो मीडियम हो वो अंग्रेजी होना चाहिए, तो वैसे ही राधाकृष्णन आयोग क्या कह रहा है कि शिक्षा का माध्यम जो है वो भारतीय भाषा होनी चाहिए, और शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि वो भारतीय भाषाओं का भी विकास करे। हाँ, अंग्रेजी का भी ज्ञान आवश्यक है, ये मना नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को अंग्रेजी मत पढ़ाओ, इस बात के लिए मना नहीं कर रहे, ना ही इस बात के लिए मना कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में कोई जो है वो ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, इस बात को मना नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं क्योंकि पहले से ये चलता हुआ आ रहा था कि भाई हायर एजुकेशन जो है वो अंग्रेजी भाषा में होगा। तो यहाँ पर ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर राधाकृष्णन आयोग है वो क्या कह रहा है कि शिक्षा का जो माध्यम है वो शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को भी इस शिक्षा के माध्यम में सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इस आयोग के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली की बात करी गई, और शिक्षा प्रणाली में इस आयोग ने क्या सिफारिश करी कि जो भी टीचर्स है, जो भी शिक्षक है, वो शिक्षक अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव और प्रोग्रेसिव, ऑब्जेक्टिव प्लस प्रोग्रेसिव दोनों प्रकार के टेस्टों का समावेश करें। बच्चे का प्रोग्रेसिव टेस्ट जो है वो अति आवश्यक है, तभी आपकी शिक्षा प्रणाली में सुधार हो पाएगा। आपको बच्चे का प्रोग्रेसिव टेस्ट लेना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा परीक्षाओं में लिखित परीक्षा के साथ मौखिक परीक्षा भी आवश्यक किस आयोग के अनुसार हुई, तो इस राधाकृष्णन आयोग ने कहा कि लिखित परीक्षा के साथ मौखिक परीक्षा भी आवश्यक है।
ये इस आयोग के प्रमुख विषय थे। इसके अलावा इन्होंने कृषि शिक्षा पर जोर दिया, इसके अलावा इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की भी परिभाषा दी। ये बात भी ध्यान रखना कि व्यावसायिक शिक्षा, स्वतंत्रता के पश्चात व्यावसायिक शिक्षा को सही ढंग से परिभाषित करने का श्रेय भी जो है वो किस आयोग को जाता है, तो फिर कहेंगे राधाकृष्णन आयोग को जाता है। वाणिज्य शिक्षा के ऊपर इन्होंने बात करी, इंजीनियरिंग शिक्षा के ऊपर इन्होंने बात करी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो शिक्षा है उसके ऊपर इन्होंने बात करी। लेकिन जो प्रमुख विषय थे जिसके ऊपर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, इसके बारे में हमने यहां पर अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मुदालियर आयोग के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।